तो देखिए इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको रैंक नल्टी थ्योरम के बारे में, जो कि बीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड है। वी और डब्ल्यू क्या है, हमारे वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड है। और टी क्या है, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बी इंटू डब्ल्यू में। अच्छा, इस थ्योरम को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने रैंक और नल्टी को अलग से बताया अपनी लास्ट वीडियो में। मेरी अलजेब्रा पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस पर जाकर जितनी भी अलजेब्रा की मैंने वीडियोस डाली हैं बीएससी एग्जाम्स के लिए, उनको आप देख लीजिए। ठीक है। तो सपोज दैट बी इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का डोमेन हमारा होता है, जब वो फाइनाइट डायमेंशनल होता है तभी हमको रैंक ऑफ टी और नल्टी ऑफ टी मिल पाता है। ठीक है। तो एक बार कैसे रीड कर देता हूँ, क्या लिखा है, लेट बी एंड डब्ल्यू की वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ एंड लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी इनटू डब्ल्यू। सपोज दैट बी इज फाइनाइट डायमेंशनल, देन हमारा रैंक टी प्लस नल्टी की डायमेंशन बी के बराबर होता है। ठीक है। रैंक टी को हम लोग स्मॉल आर पैरेंथेसिस में टी प्लस नल्टी को हम स्मॉल एन पैरेंथेसिस में टी लिखते हैं, ये नोटेशन होता है। वो डायमेंशन बी के बराबर है, या कुछ जगहों पर इसको रो टी प्लस न्यू टी बराबर डायमेंशन बी के बराबर भी बताया जाता है। तो देखिए एग्जाम में स्टेटमेंट लिखी हुई मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। कभी कभी ऐसे लिख देते हैं एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूव रैंक एंड नल्टी थ्योरम। तो आपको रैंक एंड नल्टी थ्योरम की ये स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, और फिर प्रूफ तो हम बताने जा रहे हैं वो भी लिखना होता है। तो प्रूफ ये है कि देखिए पहली बात हमको क्या दिया हुआ है कि बी इज फाइनाइट डायमेंशनल। क्या दिया है, बी इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो हमने कहा कि सिंस बी इज फाइनाइट डायमेंशनल, और देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो हमारा ये V होता है, इसका सब स्पेस होता है नल स्पेस। इसका सब स्पेस क्या होता है, NT, नल स्पेस ऑफ T। और W का सब स्पेस कौन होता है, तो W का सब स्पेस होता है RT, रेंज स्पेस ऑफ T। ठीक है। तो हमने कहा कि अगर V फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसका जो सब स्पेस होता है NT, यानी नल स्पेस ऑफ T, वो भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब क्या, अगर हम बोल रहे हैं कि NT फाइनाइट डायमेंशनल है, तो NT की डायमेंशन को हमको कुछ लेना पड़ेगा फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि वो इनफाइनाइट तो है नहीं। तो NT की जो डायमेंशन होती है, NT को हमने कहा कि वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इसकी जो डायमेंशन है NT की, वो कहलाती है नल्टी टी। ठीक है, यानी मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो जिसमें जो आपको इस टाइटल के साथ मिल जाएगी, टाइटल में उसके लिखा होगा रेंज स्पेस नल स्पेस रैंक और नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। चलिए इसे देखिए, डायमेंशन एनटी क्या है, तो एनटी की डायमेंशन हमने कहा कि वो नल्टी ऑफ टी कहलाता है। ठीक है, नल्टी ऑफ टी कहलाती है वो, समझ गए। तो ये हमने कितनी ले ली, के ले ली, लेट किया हमने, लेट क्या किया कि एनटी की डायमेंशन है स्मॉल के। और इसी के साथ साथ अच्छा, एनटी की डायमेंशन फाइनाइट है, तो एनटी की जो हम बेसिस लेंगे उसमें क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि किसी स्पेस की इतनी डायमेंशन है ना, तो आप बताते हो कि उसकी बेसिस में उतने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एनटी की डायमेंशन के है, तो उसी समय पर हमने एक बेसिस बना ली है, बेसिस है बी वन बेसिस में एलिमेंट्स हमने अल्फा वन अल्फा टू कहाँ तक लिए, के तक। तो ये एनटी की बेसिस होगी, क्यों, क्योंकि एनटी की डायमेंशन है कि, और इसका जो ये हमने ये बनाया है सेट, ये इसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा वन से अल्फा के तक है। तो ये एनटी की बेसिस है, जितनी डायमेंशन के तक डायमेंशन थी, तो बेस इसकी जो बेसिस हमने ली है एनटी की बी वन, उसमें के तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान देनी होगी कि बेसिस जो है वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी, सबसेट भी होता है। ठीक है। तो अगर B1 एनटी की बेसिस है, तो B1 एनटी की क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। ठीक है, B1 जो है अगर बेसिस है एनटी की, तो B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट भी है एनटी का। और एनटी जो है, एनटी हमारा क्या है, एनटी हमारा V का सब स्पेस होता है, NT जो है हमारा वो V का सब स्पेस होता है। तो B1 अगर NT का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, तो और NT V का सब स्पेस है, तो B1 V का भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि B1 जो है वो बेसिस है। ठीक है, B1 क्या है, बेसिस है NT की। तो दिस इंप्लाइज कि B1 क्या होगा, B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ NT। ठीक है। और
एंटिटी क्या है, एंड एंटिटी जो है वो सब स्पेस है V का, ठीक है। एंटिटी क्या है, सब स्पेस है V का। देयरफॉर V1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा V का, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि V1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। तो एक थ्योरम होता है, ठीक है, एक थ्योरम होता है, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो रोक कर इस चीज़ को लिख सकते हैं अपने पास कहीं रफ में, और इसको याद भी रखिएगा। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका जो काम था वो हो गया, हमने समझा दिया आपको। अब आगे देखिए, इसमें एक चीज़ है कि आगे इसमें थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है, उसका मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। उस थ्योरम का नाम होता है एक्सटेंशन थ्योरम, ठीक है। उस थ्योरम का नाम होता है एक्सटेंशन थ्योरम। ये वेक्टर स्पेस में आपको मिल जाएगा। थ्योरम का नाम है एक्सटेंशन थ्योरम, ये वेक्टर स्पेस में मिल जाएगा। एक्सटेंशन थ्योरम ये कहता है कि जैसे ये V1 जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का। अगर V की डायमेंशन हमको पता हो, अगर V की डायमेंशन हम कुछ मान ले और उतने तक एलिमेंट्स हम बढ़ा दें V1 में, तो V1 V की बेसिस बन जाएगी, ठीक है। तो V1 में कितने एलिमेंट हैं, K तक एलिमेंट्स हैं। V1 V की लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट भी है, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देयरफॉर वी कैन एक्सटेंड इट टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V। हमने क्या किया, V की डायमेंशन n ले ली, लेट किया है, देखिए लेट किया मैंने कि डायमेंशन ऑफ V कितनी है, n। और हम क्या करें, B1 में कहाँ तक थे एलिमेंट्स, K तक थे। इसको मैं कहाँ तक बढ़ा ले जाऊँ, n तक। B1 के एलिमेंट्स को मैं क्या करूँ, B1 के एलिमेंट्स को मैं K से बढ़ाकर n तक ले जाऊँ, तो जो नया सेट हमारा बनेगा, देखिए यहाँ पर बना है अल्फा 1 से लेकर अल्फा K तक एलिमेंट्स हमने B1 वाले ले लिए, और उसमें एलिमेंट्स को थोड़ा बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया, अल्फा n तक। अल्फा K के बाद क्या आएगा, K प्लस अल्फा K प्लस 1, और उसको हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, अल्फा n तक। तो ये जो नया सेट बनेगा, ये क्या होगी, V की बेसिस होगी बाय द स्टेटमेंट ऑफ एक्सटेंशन थ्योरम, जो वेक्टर स्पेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तभी मैंने लिखा था कि V1 को therefore we can extend V1 to form a basis of V। 8 का यहाँ पे मतलब है V1, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास B2 जो है, B2 क्या है, V की डायमेंशन, सॉरी बेसिस। तब दो बातें याद रखिएगा, B1 जो है वो एंटिटी की बेसिस है, और B2 जो आई है वो V की बेसिस है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में ऊपर अलग से नोट कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि B1 जो है हमारी, B1 जो आई थी वो क्या है, वो बेसिस ऑफ एंट्री है। B1 जो है हमारी वो बेसिस ऑफ एंट्री है, और B2 जो है हमारी वो आई है बेसिस ऑफ V, ठीक है। वो क्या है, V की बेसिस है, ताकि बाद में समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी जो हमारी B1 में कितने एलिमेंट्स हैं, तो B1 में हमारे पास K एलिमेंट्स हैं, और B2 में कितने एलिमेंट्स हैं, B2 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, N एलिमेंट्स हैं। इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे भी लिख देता हूँ मैं, K एलिमेंट्स हैं B1 में, और इसमें N एलिमेंट्स हैं, ठीक है, B2 में। आगे की बात समझिए, हमने एक नया सेट कंसीडर किया है, टी अल्फा के प्लस 1, टी अल्फा के प्लस 2 अप टू टी अल्फा एन, ये हमारा पी सेट है। एक्चुअली ये सारे एलिमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे आर टी में। ये जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, आर टी में मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। आरटी में तो मैं बताऊं आपको कहाँ तक के एलिमेंट मिल जाएंगे। आरटी में तो आपके ये अल्फा 1 से लेके अल्फा 1 अल्फा एन तक सारे एलिमेंट्स आपके किस में आ जाएंगे, आरटी में आ जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इन सब पे टी लगाते जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट्स होंगे, ऐसे यहाँ पे बता देता हूँ आपको लिखने में, ये जो हमारे पास बनेगा टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2, ठीक है, डैश डैश डैश, टी ऑफ अल्फा के, और थोड़ा आगे बढ़ जाए तो टी ऑफ अल्फा के प्लस 1, और थोड़ा लास्ट तक हम पहुंचे टी ऑफ अल्फा एन। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर टी को। आर टी क्या होता है, रेंज स्पेस ऑफ टी, उसको बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हमने कुछ चुन लिए, कितने, टी अल्फा के प्लस 1 से टी अल्फा एन तक। कहाँ से कहाँ तक, टी अल्फा के प्लस 1 से टी अल्फा एन तक, और इनका एक नया सेट बना लिया बी। हम प्रूव करेंगे कि बी जो है ये आर टी की बेसिस है, ठीक है। हम क्या प्रूव करेंगे कि जो बी है, जिसको हमने कहा, जिसमें हमने एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक लिए थे, देखिए आरटी में से टी अल्फा 1 से लेके टी अल्फा एन तक के एलिमेंट्स हैं,
पर हमने टी अल्फा के प्लस वन से टी अल्फा एन तक के एलिमेंट्स को एक नया सेट बना लिया उससे, जो कि हमारा बी है। हम प्रूव करेंगे कि जो बी सेट है हमारा ये क्या है, आर टी की बेसिस है। ये सारा काम क्या चल रहा है, इस चीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये सीधा सीधा तो नहीं होता है, तो देखिए कैसे होगा प्रूफ। हमने क्या किया, एक आर टी में एक वेक्टर चुना बीटा। ठीक है, तो अगर आपने आप देखिए, मैं इसको जो थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, जो यहाँ पर ये लिखा था अभी हमने। ठीक है, इसको आपने अपने पास कहीं नोट कर दिया हो तो बढ़िया है, क्योंकि हमको इसमें एक बात और बतानी है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। बता ये रहे हैं कि आरटी की डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है। आरटी की डेफिनेशन ये कहती है, आरटी जो है हमारा, उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर टी जो है ये बी से डब्ल्यू पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आरटी एक्चुअली क्या होता है, आरटी जो है हमारा वो सेट होता है डब्ल्यू के उन वेक्टर्स का, डब्ल्यू के उन वेक्टर्स का सेट होता है जो कि बराबर होते हैं किसके, जो कि बराबर होते हैं टी अल्फा के, फॉर सम अल्फा बिलोंग बी। किसके लिए, फॉर सम अल्फा बिलोंग बी। ठीक है, तो अगर हमने बीटा कोई वेक्टर, तो ये बीटा वेक्टर किस में आते हैं, बीटा वेक्टर जो है हमारे ये आरटी में भी आते हैं। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि बीटा कोई वेक्टर है आरटी का, तो तुरंत एक अल्फा बी, बी में एक अल्फा मिल जाता है हमको, सच दैट कि टी अल्फा बीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वह इन दोनों को जो मिलाइए तो समझ में आ जाएगा कि बीटा अगर कोई वेक्टर है आरटी में, ठीक है, तो तुरंत हमको एक अल्फा मिल गया बी में, सच दैट कि टी अल्फा बीटा के बराबर होता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जब रेंज स्पेस ऑफ टी को मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नाउ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब अल्फा हमको अगर हमने ले ही लिया है तो अब अल्फा की भी कुछ बात कर लेते हैं। अल्फा अगर बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी की बेसिस कौन है, बी टू। बी की बेसिस कौन है, बी टू। देखिए यहाँ पर है, बी की बेसिस बी टू ये है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोई अल्फा ले रहे हैं बी में, तो ये मैं, अगर आप मेरे रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने जितनी अलजेब्रा वीडियो डाली है, अगर आप उसको रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर नहीं देख रहे हैं तो कृपया करके पहले पिछली वाली वीडियो देख लें, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये है कि अल्फा अगर हमारे वेक्टर स्पेस बी को बिलोंग कर रहा है और बी की बेसिस बी टू है, बी टू में ये सारे वेक्टर्स हैं, तो मैंने ये आपको बताया है कि वेक्टर स्पेस में अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं, वेक्टर स्पेस में अगर कोई वेक्टर है हमको मिल जाता है, तो उसको हम उस वेक्टर स्पेस की बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप पीछे करके सुन सकते हैं वापस मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला है कि बी में हमारा ये वेक्टर वेक्टर मिल रहा है हमको अल्फा, वेक्टर स्पेस बी में हमको ये वेक्टर अल्फा मिल रहा है। ठीक है, तो इस अल्फा को हम इस बी की जो बेसिस बी टू के एलिमेंट्स हैं ये सारे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, और उसके लिए उतने ही स्केलर हमको मिल जाते हैं। तो देखिए हमको स्केलर मिल रहे हैं, स्केलर हमारी फील्ड में मिलते हैं हमको। ठीक है, तो जितने वेक्टर हैं, वेक्टर कितने हैं, अल्फा वन से लेके अल्फा के तक, और अल्फा के प्लस वन से अल्फा एन तक। तो कुल मिला के अल्फा वन से अल्फा एन तक एन हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं बी टू में। तो उतने ही हमारे पास स्केलर भी होंगे, एक्स वन से लेके एक्स एन तक, और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम अपने अल्फा को लिख देंगे। तो अल्फा कैसे लिखा जाएगा, एक्स वन अल्फा वन प्लस एक्स टू अल्फा टू अप टू एक्स एन अल्फा एन। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन होती है जो वेक्टर स्पेस में बताई जाती है। अब इनका हम क्या कर रहे हैं, टी को ऑपरेट कर रहे हैं, इनका हम क्या कर रहे हैं, टी को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब हम अल्फा पर टी को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, जब हम अल्फा पर टी को ऑपरेट करेंगे, देखिए अभी मैंने देखिए आपको एक एक लाइन का मतलब बताता जा रहा हूँ, एक एक लाइन का मैंने आपको मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करी है। अभी जब इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है, देखिए बोर्ड पर थोड़ा सा बुछड़ बुछड़ हो गया है। जब आप इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर फेयर करेंगे, और फेयर करने के बाद मेरी बात को अगर आप मतलब एक बार आप वीडियो चलाकर जो भी मैं लिखा है मैंने इस पे, आप उसकी एक एक बात को जब लिख लेंगे, और उसके बाद लिखने के बाद फिर अपनी कॉपी रख कर वीडियो को दोबारा चलाएंगे और मेरी बातों को सुनेंगे, तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ बता रहा था कि अब हमने अल्फा पर टी को ऑपरेट किया, तो खाली लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ी ना, राइट हैंड साइड पर भी ऑपरेट होगा। तो टी को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऑपरेट किया और राइट हैंड साइड पर भी ऑपरेट किया। ठीक है, टी अल्फा किसके बराबर था, ये देखिए टी अल्फा बीटा के बराबर था। ठीक है,
तो ये बीटा बराबर टी अल्फा हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर ये देखिए टी लिखा हुआ है, बाकी x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2। अच्छा यहाँ देखिए हमारे पास ये अल्फा के तक पहले था, अल्फा 1 से अल्फा के तक, तो वही यहाँ पे हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा है। बीच में कुछ टर्म्स मैंने नहीं लिखे थे यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो x1 अल्फा 1 लिखा है, x2 अल्फा 2 के भी होगा, पर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा के की वजह से x के अल्फा के, उसके बाद क्या आएगा एक्स के प्लस वन अल्फा के प्लस वन, और फिर फाइनली आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा एक्स एन अल्फा है। ठीक है, तो अब बीटा ए टी अल्फा को हटा दिया क्योंकि बीटा टी अल्फा के बराबर था ना, तो हमने यहाँ टी अल्फा को हटा दिया, सिर्फ बीटा को लिखेंगे। ये टी क्या है, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए लिखा है टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x1 बाहर आ जाएगा, t ऑपरेट हो जाएगा अल्फा 1 पर। ठीक है, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी मैंने अपनी अलजेब्रा की फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x1 जो है वो x1 बाहर आ जाएगा स्केलर, और t वेक्टर अल्फा 1 पर ऑपरेट हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक्स के बाहर आ जाएगा, टी अल्फा के पर ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद वाले में एक्स के प्लस वन बाहर आ जाएगा, टी अल्फा के प्लस वन पर ऑपरेट हो जाएगा। ऐसे आखिरी में जाएंगे तो एक्स एन बाहर आ जाएगा, टी अल्फा एन पर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जितने हमारे अल्फा वन से लेके अल्फा के तक एलिमेंट्स थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा वन से लेके अल्फा के तक जो एलिमेंट्स थे ये हमारे बी1 में थे, और बी1 क्या है, बी1 एनटी की बेसिस है। ठीक है, तो अब देखिए एनटी की डेफिनेशन क्या कहती है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, आपको अब एनटी की डेफिनेशन बता देता हूँ जिसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर टी हमारा बी से डब्ल्यू का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एनटी देखिए क्या होता है, एनटी जो है हमारा ये सेट होता है उन सभी वेक्टर्स का वी के सच दैट जिनको टी मैप करा देता है जीरो वेक्टर पर किसके, डब्ल्यू के। ठीक है, तो अगर कोई अल्फा बिलोंग कर रहा है एनटी को, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अल्फा एनटी को बिलोंग कर रहा है तो जब टी उस अल्फा पर ऑपरेट करेगा तो वो उस अल्फा को कहाँ ले जाएगा, उसकी इमेज क्या देगा आपको, डब्ल्यू का जीरो वेक्टर। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वाली वीडियो जिसके पहले वाली है जिसमें रैंक नल्टी रेंज स्पेस नल स्पेस बताया है वो देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल ये पूछा जाता है बीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, एनटी हमारा क्या है, अल्फा बिलोंग बी। ठीक है, जो भी अल्फा हमारा एनटी में बिलोंग करेगा उसकी इमेज हमको क्या मिलेगी, अंडर टी उसकी इमेज हमको क्या मिलेगी, डब्ल्यू का जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये जितने अल्फा 1 से लेके अल्फा के तक वेक्टर्स थे ये सब बी1 में बिलोंग कर रहे हैं, बी1 क्योंकि एनटी की बेसिस है, तो ये अल्फा 1 से अल्फा के तक जितने भी वेक्टर्स हैं ये सारे हमारे एनटी को भी बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए जब हम इन पे टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टी ऑफ अल्फा 1 क्या हो जाएगा, जीरो। बाय द डेफिनेशन ऑफ एनटी मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फा 1 से अल्फा के तक एलिमेंट्स हमारे एनटी को बिलोंग कर रहे हैं, तो जो भी वेक्टर एनटी को बिलोंग करते हैं जब उनके ऊपर हम टी लगा देते हैं तो सारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के सब हमारे एनटी को बिलोंग कर रहे हैं, और एनटी के डेफिनेशन के अनुसार जैसे हम टी ऑफ अल्फा 1 से निकालेंगे, टी ऑफ अल्फा 2 निकालेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, टी ऑफ अल्फा के निकालेंगे, सब क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। सब क्या आ जाएंगे, जीरो। ये जीरो क्या है, जीरो वेक्टर है डब्ल्यू वाले हमारे वेक्टर स्पेस में। ठीक है, तो देखिए टी ऑफ अल्फा 1 जीरो हो गया, ये आगे बढ़ते बढ़ते टी ऑफ अल्फा के जीरो हो गया, तो ये यहाँ से लेके अल्फा के तक के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, खाली यहाँ के प्लस वन से लेके ये एक्स एन तक। ठीक है, एन तक जाएगा, तो बीटा हमारा किसके बराबर आ गया, एक्स के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन से लेकर एक्स एन टी अल्फा एन तक। ठीक है, देखिए अब इसके आगे का मैं इधर रब करके, इसके आगे का मैं रब करके इधर लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए लिख के बताता हूँ आपको। तो देखिए इसके आगे का मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है बताता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ तो देखिए लिखा हमने ये है इसके आगे कि हमारे जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अच्छा आप सोचना चाहिए कि आपने इतना लंबा किया क्यों। इतना लंबा हमने ये इसलिए किया क्योंकि मैंने एक लाइन यहाँ पर लिखी थी, अगर आप थोड़ा वीडियो में पीछे चले जाएं तो आपको याद आ जाएगा।
मैंने लिखा था कि हमको शो करना है कि बी जो है वो आरटी की बेसिस है। हमको क्या शो करना है कि बी जो है वो आरटी की बेसिस है। तो बेसिस शो करने के लिए दो चीज करनी होती है। एक तो दिखाना होता है कि अगर हमको दिखाना है कि हमको ये शो करना है कि बी आरटी की बेसिस है, तो हमको दो काम करने पड़ेंगे। पहला क्या है, पहला हमने देखिए ये किया कि बी आरटी को स्पैन करता है, तो वो बताता हूँ कैसे करना है। बीटा बराबर हमने इस तरह से लिखा एक्स के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन अप टू एक्स एन टी अल्फा एन, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो टी अल्फा के प्लस वन से देखिए एक्स के प्लस वन से लेके एक्स एन तक जो हम ले रहे हैं, ये सब क्या हमारे स्केलर्स हैं। देखिए एफ में सब बिलोंग कर रहे हैं ना, x1 x2 x1 x2 अप टू xk तक जाएगा, फिर xk प्लस वन, फिर अप टू xn, ये सब स्केलर्स हैं, ठीक है। तो ये xk प्लस वन जो लिखा यहाँ पे, जो xn लिखा है स्केलर है। पर ये जो t अल्फा k प्लस वन है और जो t अल्फा n है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले, आप थोड़ा वीडियो में पीछे चले जाएं तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने लिखा था यहाँ पर कि ये सब किसके मेंबर हैं, ये सब आरटी के मेंबर हैं। ये जितने लिखे हुए हैं टी अल्फा के प्लस वन टी अल्फा, सब आरटी के मेंबर हैं। तो इसका मतलब बीटा हमारा किसका मेंबर था, बीटा हमारा जो मेंबर था वो आरटी का मेंबर था। बीटा हमारा किसका मेंबर था, आरटी का मेंबर था, ठीक है। तो बीटा हमारा जो आरटी का मेंबर है, वो इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये सब में अच्छा मैंने बताया था कि ये सब किसके मेंबर है, टी अल्फा के प्लस वन से लेकर टी अल्फा एन तक, ये सब बी के मेंबर थे। किसके मेंबर थे, बी के मेंबर थे, ठीक है। टी अल्फा के प्लस वन से लेकर टी अल्फा के प्लस वन से लेकर टी अल्फा एन तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं, सब किसके एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं। और हमारा बीटा जो है ये किसका एलिमेंट है, आरटी का एलिमेंट है। तो जब हम लिख रहे हैं आरटी के वेक्टर को हम किस तरह से लिख पा रहे हैं, बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीटा हमारा आरटी का एलिमेंट है, और ये टी अल्फा के प्लस वन से लेकर टी अल्फा एन तक जो एलिमेंट्स हैं, ये सब बी के हैं। तो हम क्या कर पा रहे हैं, हम आरटी के वेक्टर बीटा को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं इन सब के, टी अल्फा के प्लस वन टी अल्फा जो कि बी के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब इसका ये है कि हम हमारा जो बी है वो आरटी को क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है। अगर आपने वेक्टर स्पेस में स्पैनिंग को पढ़ा है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तो अभी मैं वेक्टर स्पेस की वीडियोस भी डालूंगा, तो उसमें स्पैन के बारे में आपको बता दूंगा। वैसे कोशिश तो करिए कि इसी में आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, हमको दिखाना है, हमको दिखाना है कि बी जो है वो आरटी की बेसिस है। तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया। पहला स्टेप ये था कि बी आरटी को स्पैन करता है, तो वो स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हम ये प्रूव कर लेते हैं कि बी लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, बी आरटी की बेसिस हो जाएगी। तो दो स्टेप होते हैं, बी को अगर दिखाना है कि वो आरटी की बेसिस है, तो एक स्टेप तो हमारा हो गया कि बी आरटी को स्पैन करता है। दूसरा क्या दिखा देना है कि बी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है वेक्टर स्पेस में, तो ये बात भी आपके समझ में आएगी। बहरहाल कोशिश करता हूँ कि ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ स्केलर्स लेने पड़ेंगे। स्केलर हमने क्या लिए हैं, सी के प्लस वन से लेकर सी एन तक। क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए ये बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे साइड में मैं बता देता हूँ इतने में, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमारा जो बी था, बी में एलिमेंट्स देखिए कहाँ से कहाँ तक थे। बी के जो हमारे एलिमेंट्स थे वो थे टी अल्फा के प्लस वन से लेकर कहाँ तक गए थे ये एलिमेंट्स हमारे गए थे टी ऑफ अल्फा एन तक, ठीक है। इतने एलिमेंट्स थे। तो इतने ही हम स्केलर भी लेंगे। स्केलर हम कहाँ से लेंगे, इंडेक्स के प्लस वन से लेकर इंडेक्स एन तक। तो हमने जो कि स्केलर्स जो लिए सी के प्लस वन से सी एन तक लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना होता है, बी को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए इन स्केलर्स को ये वेक्टर्स के साथ लेना होगा बी के। तो सी के प्लस वन को हम उसके जैसे दिखने वाले टी अल्फा के प्लस वन के साथ लेंगे। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो सी एन को हम लेंगे उसके जैसे दिखने वाले टी अल्फा एन के साथ। और इन सारी चीजों को किसके बराबर करेंगे, जीरो वेक्टर के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, जीरो वेक्टर के। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर सी अल्फा के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन लिखा है, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते सी एन टी अल्फा एन लिखा है, तो आप टी को बाहर कर दीजिए, बिल्कुल कॉमन की तरह, जैसे कॉमन किया जाता है वैसे टी को कॉमन कर लीजिए। तो क्या बनेगा, सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो सी एन और अल्फा एन, टी बिल्कुल बाहर आ चुका है, ठीक है, बराबर जीरो वेक्टर। और हमने पढ़ा है कि अगर टी किसी
वेक्टर को जीरो वेक्टर के बराबर कर देता है, टी अगर किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के बराबर कर देता है तो फिर वो अल्फा जो है, जिस अल्फा को टी ने जीरो वेक्टर के बराबर किया है, वो अल्फा एन टी को बिलोंग कर जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा ये देखिए टी ने क्या किया है, सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस अप टू सी एन अल्फा, इस चीज को किसके बराबर कर दिया, जीरो वेक्टर के। तो सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन, ये सी एन अल्फा तक जो जा रहा है ये एन टी को बिलोंग कर जाएगा, जो भी ऊपर समझाया। ठीक है, अच्छा, तो ये सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन, अब देखिए एंटी को बिलोंग कर रहा है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, एंटी को। तो एंटी जो है हमारा वो किसकी उसकी बेसिस क्या थी, v1। तो अगर ये पूरा वेक्टर जो बन रहा है, ये अगर एंटी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर ये पूरा वेक्टर जो बन रहा है ये अगर एंटी को बिलोंग कर रहा है, तो ये एंटी की बेसिस की वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब देखिए मैं एंटी की बेसिस क्या थी वो याद दिला देता हूँ। तो एनटी की जो बेसिस हमारी v1 थी, अगर आपके पास कॉपी में आप लिख चुके हैं तो ज़्यादा आपको याद होगा, अदरवाइज वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ तो ध्यान दे दीजिए। v1 जो थी हमारी, v1 जो हमारी बेसिस थी एनटी की, उसके एलिमेंट्स थे अल्फा वन अल्फा टू अप टू कहाँ तक कहते हैं एलिमेंट्स, अल्फा के तक कहते हैं, कहाँ तक कहते हैं, अल्फा के तक कहते हैं। ठीक है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इन वेक्टर्स को लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंटी को बिलोंग कर रहा है, एंटी के बेसिस है v1 जिसके वेक्टर्स ये हैं। तो कैसे लिख पाएंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ स्केलर्स होने चाहिए। तो हमने देखिए कुछ स्केलर फील्ड में बिलोंग करते हैं, स्केलर हमने क्या ले लिए, v1, देखिए जितने हमारे v1 में वेक्टर्स हैं वैसे ही स्केलर्स होंगे। तो अल्फा वन के लिए हमारा स्केलर है v1, अल्फा टू के लिए है v2, अल्फा के लिए है vk। ठीक है, तो हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन अप टू सी एन अल्फा बराबर करके क्या लिखा, b1 के साथ अल्फा वन प्लस b2 के साथ अल्फा टू अप टू bk के साथ अल्फा के। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, b1 ये सब अपनी जगह पर है, इन वाले वेक्टर्स को उठाकर इक्वल के उधर ला रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा मैथ में क्या होता है कि अगर किसी प्लस की चीज को इक्वल के उधर ले जाते हैं तो माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो देखिए b1 अल्फा वन प्लस b2 अल्फा टू bk अल्फा के सब अपनी जगह लिखे हुए हैं। सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन जब इक्वल के उधर जाएगा तो वो माइनस का सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन बन जाएगा। ऐसे ही जितने सी वाले होंगे सब उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो सी एन अल्फा एन इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का सी एन अल्फा एन, और बचेगा क्या, इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ जीरो वेक्टर बच जाएगा। ठीक है, इसके आगे बस हल्का सा बचा है जो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इधर वाला रब करूंगा, इधर वाला लिखूंगा, फिर उसको आपको बताता हूँ। तो देखिए इसके आगे का मैंने इधर लिख दिया है। अच्छा देखिए, ये सारे एलिमेंट्स किसमें हमारे, ये सारे एलिमेंट्स हमारे जो हैं, अगर आप ध्यान दें, अगर इन सब पर आप फोकस करें, ठीक है, तो हमारे ये एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, वन से लेकर जितने हमारे अल्फा एन तक हैं। ठीक है, तो आप देखिए सारे एलिमेंट्स हमारे किस में आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स हमारे b2 में आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं b1 लिख दिया हूँ। ठीक है, ये मैं b1 लिख दिया हूँ, यहाँ पे b2 होगा। ठीक है, ये सब हमारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, b2 में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, b2 में हमारे n एलिमेंट्स थे, कितने एलिमेंट्स थे, n एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो अब एक बात आपको मैं बताता हूँ, b2 में हमारे पास n एलिमेंट्स थे, और b2 हमारा जो था वो था क्या, वो मैं आपको इधर समझाता हूँ। देखिए b2 जो हमारी बेसिस थी, जो मैंने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, उसमें हमारे पास एलिमेंट थे अल्फा वन अल्फा टू, ये कहाँ तक कहते हैं, अल्फा के तक कहते हैं, फिर अल्फा के प्लस वन था अप टू ये क्या था, अल्फा एन तक थे एलिमेंट्स। ठीक है, b2 है क्या, ये बेसिस थी b की, ये क्या है, बेसिस ऑफ b। तो बेसिस होने का मतलब क्या है कि b2 जो है हमारा, दिस इम्प्लाइज हमारा b2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, b2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि अगर कुछ स्केलर्स हमको मिल जाते हैं c1 c2 अप टू ck, ठीक है, अप टू यहाँ पे ck आ जाए या ck प्लस वन आ जाए अप टू कहाँ तक, cn तक। ठीक है, और हम अगर सच दैट कि अगर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं c1 अल्फा वन अप टू ck अल्फा के, ठीक है,
फिर प्लस सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन अप टू कहाँ तक सी एन अल्फा एन तक। और बराबर में लेते हैं क्या, बराबर में अगर हम लोग ले लेते हैं, बराबर में अगर हम लोग ले लेते हैं क्या, जीरो वेक्टर। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये हमारी बेसिस है, बेसिस का मतलब V2 लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो अगर हम लोग कुछ स्केलर्स ये ले लेते हैं, स्केलर फील्ड में बिलोंग करते हैं, सच दैट कि हम बनाएं C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 अप टू CK अल्फा के प्लस CK प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 अप टू CN अल्फा 1 और उसको 0 के बराबर रखते हैं। देन ये जितने स्केलर्स होते हैं C1 बराबर C2, ठीक है, अप टू कहाँ तक CK और सी के प्लस वन अप टू कहाँ तक है सी एन तक, ये सारे वेक्टर्स के सारे स्केलर्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारा देखिए यहाँ पर हमने जो ये b1 b2 अप टू bk या ck प्लस वन अप टू cn ये सब स्केलर्स ही तो थे। देखिए अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन तक हमारे वेक्टर्स के हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि हम b2 बेसिस के वेक्टर्स को ले रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या दिखा रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन तक हमने वेक्टर्स दिए जो सिर्फ हमारी b2 बेसिस पे थे b की। ठीक है, अब ये सब क्या है, आगे ये सब स्केलर्स लगे हैं। b2 पहले से ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो b2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये जितने स्केलर्स हैं, अभी मैंने आपको ये बताया जितने स्केलर्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, अगर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिखा है, जैसे यहाँ लिखा था मैंने, जैसे यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर अगर लिखा जाए, देखिए अगर B2 हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो अगर हम इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर लिखते हैं तो ये सारे स्केलर C1 C2 अप टू Cn ये सब क्या हो जाएंगे, 0। तो वैसे हमारा ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी किसका है, B2 बेसिस के वेक्टर्स का ही तो है, बस स्केलर्स अलग अलग हैं। यहाँ मैंने अपने मन से स्केलर लिए, यहाँ स्केलर ये लगे हुए हैं, तो ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है, तो सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि B2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो B1 B2 अप टू BK ये भी 0 हो जाएगा, CK प्लस 1 CK प्लस 2 अप टू CN ये भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये अब ये सारी बात से हमको क्या समझ में आया कि हमारा जो B है, B के भी तो स्केलर 0 हो गए। ये सारे स्केलर्स अगर हम देखें तो ये सारे स्केलर हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं B2 बेसिस के लिए, पर जो इतने हैं ये जो है, ठीक है, ये स्केलर हमने किसके लिए लिए थे, ये स्केलर हमने लिए थे बी बी के वेक्टर्स के साथ लगाए थे ना हमने। देखिए बी बेसिस के वेक्टर्स के साथ हमने स्केलर्स लगाए थे, जो कि क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये सारे स्केलर्स अगर 0 हो गए तो इसका मतलब कि हमने देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था। ठीक है, हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था कि ये स्केलर्स दे रहे थे और ये सब बी के वेक्टर्स थे। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर था और ये सारे स्केलर्स क्या आ गए, सी के प्लस 1 से लेके सी एन तक, ये सारे स्केलर्स भी 0 आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बी जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, ये सारे स्केलर जो है सी के प्लस 1 से सी एन तक, इनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था बी के वेक्टर्स के साथ, और वो क्या था, 0 के बराबर था। वो किसके बराबर था, 0 के बराबर था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, हम जब थोड़ा आगे बढ़ते गए, सॉल्व करते गए, तो हमने पाया कि ये सी के प्लस 1 से लेके सी एन तक जितने भी स्केलर्स हैं ये 0 मिल गए हमको फाइनली। ये सब हमको क्या मिल गया, 0 मिल गए, जो कि ये दिखाता है कि हमारा जो बी है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है तो ये समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए बी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी और बी हमारा आरटी को स्पैन भी कर रहा है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस बी बेसिस है आरटी की। ठीक है, तो आरटी की रैंक ऑफ टी क्या होता है, डायमेंशन आरटी होता है। तो आरटी की डायमेंशन कितनी होगी, जितनी बी में एलिमेंट्स होंगे। आरटी की डायमेंशन को हम रैंक ऑफ टी बोलते हैं, आरटी की डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ टी बोलते हैं। ठीक है, तो रैंक ऑफ टी कितना होगा, जितनी आरटी की डायमेंशन होगी, आरटी की डायमेंशन कितनी होगी, जितने बी में एलिमेंट्स होंगे। तो बी में देखिए एलिमेंट्स कितने हैं, बी हमारा जो है, बी में एलिमेंट्स ये वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ बी में एलिमेंट्स कौन से थे। तो बी जो है हमारा, बी में एलिमेंट्स ये हैं, बी जो था उसमें एलिमेंट्स थे टी अल्फा के प्लस 1 से लेकर, ठीक है, कहाँ तक गए थे ये, टी अल्फा एन तक। ठीक है, टी अल्फा एन तक हमारे पास कुल एलिमेंट्स देखिए कितने हैं, अल्फा 1 से लेके अल्फा एन तक। अल्फा के प्लस 1 से लेके अल्फा एन तक के एलिमेंट्स कैसे मिल रहे हैं, जब हम अल्फा के तक के एलिमेंट्स को हटा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स देखिए कितने, टोटल एलिमेंट्स हैं 1 से लेके एन तक। तो
इन के एलिमेंट्स को हटा देते हैं तो हमको k प्लस 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि RT की डायमेंशन कितनी है, जितने B में एलिमेंट्स हैं, तो B में एलिमेंट्स कितने हैं, k प्लस 1 से लेके n तक। ये हमको कब मिलते हैं, जब हम टोटल 1 से लेके n एलिमेंट्स में से ये k एलिमेंट्स को हटा देते हैं तो हमको k प्लस 1 से लेके n तक एलिमेंट्स मिलते हैं। तो हमको क्या करना है, टोटल एलिमेंट्स जो है n में से k को माइनस करना है तो हमको k प्लस 1 से लेके n तक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इसीलिए वजह से हमारी RT की डायमेंशन जो है वो कितनी है, n माइनस k। अच्छा, रैंक ऑफ टी प्लस हमको निकालना है, रैंक ऑफ हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी डायमेंशन b होता है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी कितना होगा, तो रैंक ऑफ टी अभी हम लोगों ने निकाला है n माइनस की, नलिटी टी कितना है, ठीक है। तो नलिटी टी क्या होता है, नलिटी टी होता है जितना हमारा, ध्यान दीजिएगा ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि नलिटी टी क्या होगा। तो देखिएगा जरा एक मिनट, यहाँ ध्यान दीजिएगा नलिटी टी हमारा क्या होता है। तो देखिए नलिटी टी जो होता है, नलिटी टी आपका बराबर होता है किसके, डायमेंशन ऑफ एन टी के, ठीक है। अब एन टी की डायमेंशन कितनी होगी, जितनी इसकी बेसिस में एलिमेंट्स होंगे। इसकी बेसिस सबसे पहले हमने बनाई थी B1 नाम से, B1 नाम से आपने बेसिस बनाई थी एन टी की, बेसिस थी ये एन टी की बेसिस थी B1, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स कितने थे, इसमें एलिमेंट्स थे अल्फा 1 से लेकर कहाँ तक गए थे इसमें एलिमेंट्स, अल्फा k तक। तो हम अगर पूछें कि B1 में कितने एलिमेंट्स हैं, तो B1 में हमारे पास k एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, k एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर हमारा जो डायमेंशन है NT की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, स्मॉल k हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी डायमेंशन है NT की स्मॉल k वही हमारा नलिटी टी भी है। तो देखिए मैंने रैंक टी तो यहाँ से लिख दिया, रैंक टी हमारा n माइनस के, तो देखा नलिटी टी का भी मैंने आपको बताया कितना निकल के आएगा, स्मॉल k, ठीक है। नलिटी टी कितना निकल के आएगा, स्मॉल k, तो नलिटी टी की जगह में लिखिए स्मॉल k। अब देखिए माइनस k में प्लस k जुड़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा, खाली n बचेगा। n किसकी डायमेंशन थी, तो n डायमेंशन थी हमारे v की, ठीक है। वो भी आपको मैं याद दिला देता हूँ एक मिनट, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए मैं आपको वो भी याद दिला देता हूँ। तो देखिए वो आपको मैं याद दिला देता हूँ, हमारा जो B2 बेसिस थी, B2 जो बेसिस थी ये किसकी बेसिस थी, बेसिस थी ये B की, ठीक है। और B2 में एलिमेंट्स कितने थे, B2 जो भी हमारे एलिमेंट थे अल्फा 1 से लेकर अल्फा k तक, फिर अल्फा k प्लस 1 से लेकर कहाँ तक गए थे, अल्फा n तक। तो B2 के पास कितने एलिमेंट्स थे, n एलिमेंट्स थे, B2 के पास कितने एलिमेंट्स थे, n एलिमेंट्स थे। तो B की डायमेंशन कितनी होगी, B की डायमेंशन होगी जितनी इसकी बेसिस में एलिमेंट्स हैं। तो B की बेसिस है B2, B2 में n एलिमेंट्स हैं, तो B की डायमेंशन n है। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे n की जगह क्या लिखा है, डायमेंशन b। तो देखिए हम प्रूव कर ले गए कि रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t डायमेंशन ऑफ b के बराबर होता है, ठीक है। तो वही हमको प्रूव करना था कि रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t डायमेंशन b के बराबर होता है। बाकी ये तो देखिए उसके नोटेशन है कि रैंक t को हम rt लिख सकते हैं, नलिटी t को हम nd लिख सकते हैं, वो डायमेंशन b के बराबर हो जाता है। या हम रैंक t को रो t भी लिखते हैं और नलिटी t को न्यू t भी लिखते हैं, तो वो भी डायमेंशन b के बराबर। तो मुख्य रूप से हमको यही प्रूव करना था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस थ्योरम को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।